शीत युद्ध के दौरान भारत और रूस के संबंध पर प्रकाश डालें। शीत युद्ध के दौरान एक तो भारत क्या कर रहा था उस टाइम, उसकी स्थिति कैसी थी और उसके यूरोप से कैसे संबंध थे, और बाकी दुनिया के भी बारे में हम जान ही लेंगे। तो हम जानते हैं, देखो, जब शीत युद्ध हो रहा था तो दुनिया दो महाशक्तियों में बट गई थी। पहली थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। ऐसे में हर किसी मुल्क को ये सोचना था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ शामिल हो जाए ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। सोवियत संघ में ज़्यादातर पूर्वी यूरोपीय देश थे और उसका मुख्य अखाड़ा यूरोप ही था, लेकिन पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देश अमेरिका की तरफ थे। मतलब यूरोप के आधे देश सोवियत संघ की तरफ और आधे अमेरिका की तरफ। अमेरिका वाले संगठन का नाम था नाटो और सोवियत संघ वाले संगठन का नाम था वर्साई संधि। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश करी। मतलब कि शीत युद्ध टल जाए इस तरीके से उसने, भारत ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया। मतलब जिसे हम कहते हैं ना, बीच का बिच्छू बना रहा हमेशा। 1950 के दशक के शुरुआती सालों में अगर हम देखें तो कोरियाई युद्ध के दौरान भी भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि वो किसी एक के खिलाफ ना रहे और ना ही किसी एक के साथ जाए। उसने कोरियाई युद्ध में भी बीच का मध्यस्थ बना रहा। ठीक है। जब शीत युद्ध हो रहा था और दुनिया दो खेमों में बट गई थी, ऐसी स्थिति में जो देश औपनिवेशिक शासन झेल रहे थे, मतलब किसी दूसरे देश की गुलामी झेल रहे थे, जैसे कि हम भारतीय उस टाइम ब्रिटिशर्स को झेल रहे थे और नए नए आज़ाद हुए थे, तो ऐसे में जो ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से नए नए आज़ाद हुए देश थे, उनकी हालत ज़रा थोड़ी कमज़ोर थी क्योंकि अंग्रेज़ उन्हें लूट चुके थे। अगर भारत या और भी ऐसे देश किसी के भी साथ गठबंधन करता तो इस चीज़ का डर था कि वो अपनी नई नई आज़ादी को खो ना बैठे। इसलिए नए नए आज़ाद हुए देश और भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन चलाया। गुट निरपेक्षता आंदोलन का मतलब है कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता, वो किसी भी महाशक्ति के सपोर्ट में नहीं जाना चाहता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो। दूसरी महाशक्ति आधी, जिसे हम पूर्वी गठबंधन कहते हैं, वो यूरोप, आधा यूरोप ही था जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। तो वो किसी के भी सपोर्ट में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो किसी भी एक के सपोर्ट में जाता तो उसकी नई नई स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि दूसरे देश उस पर दबाव डालते और हो सकता उस पर कब्जा भी कर लेते फिर से। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो जड़ है उसमें यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। मतलब ये इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्षता आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। इन तीनों ने 1956 में एक सफल बैठक की। फिर बाद में इसमें दो देशों के नेता और शामिल हो गए, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रूमा। इन्होंने भी ज़ोरदार समर्थन किया। मतलब अब ये 5 नेता हो गए थे। इन 5 नेताओं ने मिलकर गुट निरपेक्षता आंदोलन चलाया। मतलब कि वो किसी भी शक्ति के साथ, किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि युद्ध हो ही ना, युद्ध टल जाए। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब ये नहीं था कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखना चाहते हैं। नहीं, इसका अर्थ ये था युद्ध को रोकना, पूरी दुनिया में एकता को बनाए रखना। क्योंकि ये जो महाशक्तियाँ बटी हुई थी, ये एकता नहीं बना रही थी, दुनिया को दो खेमों में बांट रही थी। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन चलाने वाले सभी ये चाहते थे कि युद्ध को टाला जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मध्यस्थता, यानी कि जो बीच के होते हैं बिचौलिए, वो उनका काम कर रहे थे। भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश ना करे। मतलब एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वो दूसरे की गोद में जाके ना बैठ जाए कि आप मुझे बचाए। हमारे नेता नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया, जिसने शीत युद्ध को ख़त्म तो नहीं किया, पर हाँ उसकी जो पकड़ थी उसको ढीला ज़रूर कर दिया। इसी के साथ आपका ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।